हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कर क्या चुके हैं अभी तक। देखो यहाँ पे हमारे पास फिर से हमारा सिलेबस है। तो आई थिंक लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तक कवर किया था। यहाँ तक का पोर्शन हम लोग कवर कर चुके हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया किस पर्पज़ से गया था कि जब किसी करंट कैरिंग वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स क्रिएट होता है, एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। उस मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ाया था। काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने उसके बेस पर किए थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर जो बेस्ड होगा ना, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही होगा कि जब एक करंट कैरिंग वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स क्रिएट होता है। उसी बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एक इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन हुआ है, इलेक्ट्रिक मोटर। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करते हैं अपने घरों के अंदर। तो इसलिए एज अ साइंस स्टूडेंट ये जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, किस तरह से इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है। तो एटलीस्ट बेसिक जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे अपने 10th क्लास में, वो सबसे सिंपल वाली इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे। आई कैन से डीसी मोटर पढ़ोगे आप लोग, है ना। जो आप इंटरनल कंस्ट्रक्शन देखोगे ना सब कुछ, तो आपको डीसी मोटर की दिखाई जाएंगी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट पे काम करने वाली मोटर। दो तरह की करंट होती है ना, एसी डीसी। एसी डीसी के बारे में इस चैप्टर में बाद में आएगा। तो एक डीसी मोटर होती है और एक एसी मोटर होती है। एसी मोटर वो है जो ऑल्टरनेटिंग करंट पे काम करती है। जैसे हमारे घरों में हमारे इलेक्ट्रिक फ़ैन के अंदर मोटर होती है। इलेक्ट्रिक फ़ैन तो ऑल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है ना, घर पे तो एसी आती है, तो वो एसी मोटर होती है। इसके अलावा घर पे पानी भरने का पंप होता है, पानी भरने की मोटर होती है, जैसे टैंक में पानी भरते हो, तो वो भी एक एसी मोटर होती है। आपके घर में मिक्सी होगी या इसके अलावा वॉशिंग मशीन है, उन सब के अंदर जो मोटर होती है वो भी कौन सी होती है, एसी मोटर होती है। तो सर फिर जब सब जगह मेजॉरिटी में एसी मोटर काम करती है तो हमें डीसी मोटर क्यों बढ़ा रहे हैं? तो भैया जैसे एसी मोटर के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ऐसे ही डीसी मोटर भी काफ़ी जगह यूज़ की जाती है। बहुत सारे टॉयज़ में डीसी मोटर यूज़ की जाती है, तो मैं दिखाऊंगा, अभी तुमने देखी भी होगी ऐसे डीसी मोटर। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल जो कंस्ट्रक्शन पढ़ाई जाएगी यहाँ पे, वो कंस्ट्रक्शन रियलिटी में डीसी मोटर की है। जनरली बुक में ऐसा लिखा हुआ नहीं होता है, वो सिर्फ ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर कौन सी पढ़ा रहे हैं? इलेक्ट्रिक मोटर भी डीसी मोटर पढ़ा रहे हैं हमें यहाँ पे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं कहानी को। तो नाउ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक मोटर? तो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि मोटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। भाई मुझे एक बात बताओ, घर में जो पंप पानी भरने वाला जो मोटर है, चाहे समरसेबल का मोटर हो, कुछ भी हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो ना उसमें। यानी अगर लाइट नहीं आ रही घर में तो क्या समरसेबल का मोटर चलता है? समरसेबल का पंप चल सकता है क्या? तो आंसर है नो। तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग सप्लाई करते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करके वो मोटर मेरा कोई मैकेनिकल टास्क परफॉर्म करता है। मैकेनिकल टास्क जैसे वहाँ पे पानी भरने का टास्क हो रहा है, पानी को ग्राउंड से उठा के हमारे टेरेस पे जो टैंक रखा हुआ है वहाँ तक भर के आता है, मतलब वहाँ तक पाइपलाइन के थ्रू वो पानी पहुँच जाता है। हमारे घर में जैसे इलेक्ट्रिक फ़ैन होता है तो उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के बाद वो इलेक्ट्रिक फ़ैन घूमता है और उसके बाद हम लोगों को हवा आती है, तो वहाँ पर भी मैकेनिकल टास्क हो रहा है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा और बात करें, जैसे गेहूँ पीसने की चक्की होती है, तो वहाँ पे अगर वो इलेक्ट्रिक मोटर है वहाँ पे, क्योंकि आजकल इंजन भी होते हैं, है ना, जो डीजल पे काम करते हैं। मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक मोटर वाली चक्की है तो वहाँ पर भी क्या करता है वो, कि भाई वहाँ पे जो भी हमारे पास चक्की होती है उसमें गेहूँ को डालेगा और वो चक्की रोटेट करती रहती है और उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा गेहूँ पिस के आटे में कन्वर्ट होता रहता है। तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, मोटर को तुम इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे हो और वो मोटर मैकेनिकल टास्क परफॉर्म कर रही है। कैसा मैकेनिकल टास्क? कि वहाँ पे गेहूं को पीसने का काम हो रहा है। भाई नहीं तो मैनुअली घुमा लो चक्की को खुद से बाय हैंड, बट ऑब्वियसली बात है कि उसमें लेबर भी चाहिए और अब हम लोग थक जाएंगे क्योंकि इंसान इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते, इसलिए हमने मशीनें बनाई हुई हैं। तो मोटर अब आपको अच्छे से याद रहेगा, मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज अ इनपुट दी जाती है और आउटपुट में क्या मिलता है, कोई मैकेनिकल टास्क होगा वहाँ पे परफॉर्म। ठीक है, इसके बाद आप एक हेडिंग डालोगे वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पे, है ना, जो ये लिखा हुआ है नोट पूरा ये वर्किंग प्रिंसिपल के अंदर आएगा। मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल आपसे अलग से भी पूछ लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हो उसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वही वाला क्या, कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक करंट कैरिंग कॉइल रखूँगा। इस तरह से कॉइल है मेरे पास,
इसमें मैं करंट फ्लो करवा दूंगा, इस कॉइल को मैं ले जाके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूंगा। इस तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दूंगा मैं यहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल, ठीक है। तो जब इस करंट कैरिंग कॉइल को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो इसकी जो ये साइड है, भाई एक वायर ही तो है इतनी लेंथ का, ये भी एक वायर है, तो इनके ऊपर फोर्स क्रिएट होगा और उस फोर्स के क्रिएट होने की वजह से ये पूरी की पूरी कॉइल रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। और जब कॉइल रोटेट करेगी पूरी की पूरी तो कॉइल से जो जो आपने जोड़ रखा होगा वो भी घूमना शुरू कर देगा, है ना। देखो, ए मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज पास्ड थ्रू इट, कि जब एक रेक्टेंगुलर कॉइल, जनरली रेक्टेंगुलर कॉइल होती है बट शेप कुछ और भी हो सकती है, सर्कुलर शेप में भी कॉइल होती है होने को, जब एक रेक्टेंगुलर कॉइल को हम लोगों ने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा और कॉइल में करंट पास कराई, इतना इन्होंने बोला है। इफ फोर्स एक्ट्स ऑन द कॉइल विच रोटेट्स इट्स कॉन्टीन्यूसली, तो इस कॉइल के ऊपर एक फोर्स काम करेगा जिसकी वजह से ये कॉइल घूमना शुरू कर देगी, और कॉइल घूमेगी तो जो भी चीज़ इसके साथ ज्वाइन कर रखी होगी वो भी घूमेगी। आपने आटा पीसने की चक्की लगा रखी है तो वो आटा की पीसने की जो चक्की है वो हमारे पास वो भी घूमेगी। इसके अलावा हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फ़ैन है, उसमें आपने विंग्स लगा रखी हैं तो वो घूमेंगी। तो समझ में आ रही है ना बात। तो ये समझाऊंगा इंटरनली वर्किंग कैसे होती है। फिलहाल वर्किंग प्रिंसिपल बहुत सही से क्लियर हो गया कि जो रिसेंटली पढ़ के आए थे लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट लेक्चर में, कि किसी पर्टिकुलर वायर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें और उस वायर में करंट फ्लो करा दें तो उस वायर के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। हमें तो उसकी वैल्यू भी पता है, मैग्नीट्यूड भी आता है हमें तो निकालना, IBL sin थीटा, है ना। और अगर हमें डायरेक्शन निकालनी होती है तो डायरेक्शन के लिए हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। तो मोटर को अगर हम काम कर रहे हैं, मोटर की बात करें, तो कौन सा ये रूल यूज़ होगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वही इलेक्ट्रिक मोटर का बेसिक डिस्क्रिप्शन हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल हमारे पास हो गया। ये डायग्राम वगैरह कुछ नहीं बनाने, आगे आएंगे। ये दिखा देता हूँ, पहले इलेक्ट्रिक मोटर थोड़ी सी देख लो कौन कौन सी होती है, थोड़ा ज़्यादा सही समझ में आएगा। अब देखो इतनी सारी वैरायटी की इलेक्ट्रिक मोटर, ये सारी DC मोटर हैं, ये सारी आपको टॉयज़ में, इस तरह की छोटी मोटी मशीन्स में मिलेंगी, ठीक है। तो हमारे पास ये देखो, ये आप लोगों ने शायद बहुत सारे टॉयज़ के अंदर भी देखी हुई होंगी ये वाली मोटर। तो ये जो देखो ये बाहर निकला हुआ है ऐसे पंप, इसके ऊपर आप ये जो पंखुड़ियाँ हैं, ये विंग्स हैं, ये लगा दो तो जब ये घूमेगा तो ये विंग भी घूमने लगेगी, बन गया फ़ैन हमारा। तो इस तरह के जो ये रॉड सी निकली हुई है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सल। क्या बोलते हैं? एक्सल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और ये हमारे पास इसके वो टर्मिनल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देंगे। भाई सेल लगाते हैं ना, तो सेल से एनर्जी इन पे आएगी और इसके अंदर की जो कॉइल होगी वो घूमेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेट भी इसी के अंदर होती है और उसके अकॉर्डिंग फिर ये भी साथ में घूमता है। तो ये छोटे छोटे से आपको डिवाइस दिखाए हुए हैं, ऑल दीज आर इलेक्ट्रिक मोटर, DC मोटर हैं सारे के सारे, छोटे छोटे से बड़े बड़े से बहुत सारे हैं। बात समझ में आ गई कि एक्चुअलिटी में कैसी होती है दिखने में, ठीक है। ज़्यादा बेटर होता है ना डायग्राम से अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ समझ आएगी आपको, ठीक। चलो अब थोड़ा सा मतलब इसको हम लोग विजुलाइज कर लेते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर जो कॉइल होती है वो घूमती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। पहले एक डायग्राम देखो आप लोग ये ध्यान से, यहाँ पे एक जो तुम्हें एक रेक्टेंगुलर शेप की कॉइल नज़र आ रही होगी, बहुत सारी चीज़ बताऊँगा आराम से। ये कॉइल लगातार रोटेट हो रही है। अभी ये मत देखो कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बीच में तुम्हें एक लोहे की मतलब एक तरह से रॉड नज़र आ रही होगी जिसको हम एक्सल बोलते हैं। भाई इस एक्सल को मैं अगर आगे तक ऐसे एक्सटेंड करके निकाल दूँ यूँ, तो ये इसके ऊपर मैं जो भी चीज़ लगा दूंगा वो चीज़ घूमना शुरू हो जाएगी ना। मैंने इसके ऊपर सपोज़ करो कि कोई पंखुड़ियाँ लगा दी तो वो विंग्स घूमना शुरू हो जाएंगी। तो ये वो एक्सल है जो कॉइल से अटैच्ड होता है, ठीक है। ये आपको मैग्नेट्स दिखाई दे रही होंगी, एक साइड पे नॉर्थ पोल है ब्लू वाला और ऊपर के साइड पे साउथ पोल है रेड कलर में। तो नॉर्थ साउथ के अकॉर्डिंग हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को घुमा रहे हैं, ये मेरा बैटरी है जिसके थ्रू मैं करंट सप्लाई करूँगा इस कॉइल के अंदर। आपको प्लस माइनस लिखे हुए दो छोटे छोटे से बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे, इनको बोलते हैं हम लोग ब्रशेज़। क्या बोलते हैं? ब्रशेज़, कार्बन ब्रशेज़ होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के काम आते हैं। ध्यान से देख लो सब कुछ अभी ये विजुलाइज करके। ये कार्बन ब्रशेज़ रोटेट नहीं कर रहे हैं, ये अपनी जगह पे फिक्स हैं, बट अंदर जो आपके पास एक गोल गोल सी चीज़ घूम रही है कॉइल से अटैच, ये बीच में से कटी हुई है। देखो यहाँ पे डैश आया, दोबारा देखना भी, यहाँ पे फिर से डैश आया, यानी ये कुछ इस तरह की शेप है, ऐसे है ना, इस तरह की शेप है। तो ये जो दो रिंग्स होती हैं आधी आधी टूटी हुई, इनको बोलते हैं हम लोग स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट मतलब टूटा हुआ,
तो उसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स, या इसका बड़ा एक फेमस सा नेम है, इस पूरी चीज़ को क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटर। ठीक है, तो कॉम्यूटेटर बोल लीजिए या फिर आप स्प्लिट रिंग बोल लीजिए, वर्ड याद रखिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो क्या ये स्प्लिट होके नज़र आ रही है तुम लोगों को? अच्छा, एक बात और देखो, आप सपोज़ करो नेमिंग कर लो, है ना, नेमिंग कर लो, सपोज़ अभी मैं नेमिंग करता हूँ, इस पर मैंने इस पर S1 लिख दिया, है ना, और दूसरे वाली पे मैं S2 लिख देता हूँ। तो ये देखो अब ये बार बार ना चेंज हो रही है, घूमते घूमते एक बार तो S1 वाली रिंग अटैच होती है ऊपर वाले ब्रश पे, फिर एक बार S2 वाली रिंग अटैच होती है। अब ध्यान से देखना ज़रा इस चीज़ को, मैं S1 S2 हटा देता हूँ। यहाँ पे जब ये घूम रही है तो आधे आधे दो पार्ट है ना, तो मान लो एक S1 है ऊपर वाला, एक नीचे वाला S2 है। तो अब ध्यान से देखो, ऊपर वाले ब्रश की अगर बात करूँ, इस पर पहले तो एक पार्ट अटैच होता है, फिर घूमने के बाद दूसरा पार्ट अटैच होता है, फिर पहला पार्ट अटैच होता है। तो यानी कि S1 S2 जो है अपनी पोजीशन बार बार चेंज कर रहे हैं। एक बार होता क्या है कि जैसे S1 S2 के बराबर में ब्रशेज़ लगे हुए हैं यूँ अटैच होके, है ना, ऐसे ब्रशेज़ लगे हुए हैं। तो ये मेरे पास ऐसे यहाँ पे बना के दिखाता हूँ कि मेरे पास S1 S2 के बराबर में ब्रशेज़ हैं B1 B2। ब्रशेज़ तो अपनी जगह पे हैं, ये तो घूम नहीं रहे। S1 S2 वाली जो स्प्लिट रिंग्स हैं घूम रही हैं ये। तो होगा क्या, अभी फ़िलहाल S1 वाली रिंग B1 से कनेक्टेड है, S2 वाली रिंग B2 से कनेक्टेड है। थोड़ी देर के बाद ओरिएंटेशन क्या होता है कि सर हमारे पास फॉर्मेट ऐसा हो जाता है कि ब्रशेज़ तो अपनी जगह पे ही हैं क्योंकि वो तो घूम ही नहीं रहे, बट रिंग्स घूम रही हैं। तो S2 यहाँ आ जाएगी और S1 यहाँ पे आ जाएगी। क्या ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, नहीं कर रही है? अब देख लो, क्रिस्टल क्लियर तुम्हें 3 डायमेंशन में डायग्राम दिखा रखा है, एग्जैक्टली ऐसे ही वर्किंग होती है। तो ये छोटी सी आपको एक DC मोटर दिखाई है मैंने आपको विजुलाइज कराने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से? अच्छा, अब अगर इस DC मोटर का हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें, बड़े लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे एप्लीकेशन देखें, तो समझाने के लिए तो हमें सिर्फ एक टर्न से समझाया जाता है, रेक्टेंगुलर कॉइल का एक टर्न दिखा देते हैं, उससे हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। बट रियलिटी में एक टर्न नहीं होता है भाई साहब, रियलिटी में कॉइल के बहुत सारे टर्न होते हैं। आप इस वाले मोटर को देखिए, यहाँ पे देखो कितनी सारी कॉपर कॉइल के अलग अलग टर्न तुम्हें नज़र आ रहे होंगे, है ना। ये 2 ब्रशेज़ लगे हुए हैं, ब्रशेज़ अपनी जगह पे फिक्स हैं, बीच में बहुत सारी स्प्लिट रिंग्स के पार्ट नज़र आ रहे होंगे। भाई देखो, जब आपके पास सिंगल एक रेक्टेंगुलर कॉइल थी यहाँ पे, तो 2 आपके पास पार्ट में टूटे हुए स्प्लिट रिंग्स थे, तो एक कॉइल के लिए 2 स्प्लिट रिंग्स हैं। यहाँ पे तो बहुत सारी कॉइल्स है, तो देखो बहुत सारे स्प्लिट रिंग्स इस पूरे चीज़ पे आपको वाउंड किए हुए हैं। देखो कितने सारे आधे टूटे टूटे पार्ट आ रहे होंगे, नज़र आ रही है ना, इसके अंदर बीच में लाइनें नज़र आ रही होंगी। तो रियलिटी में प्रैक्टिकल लेवल पे, यानी जो बड़े लेवल पे मोटर होती हैं, बड़ी मोटर जो होती हैं, उनके अंदर ऐसा होता है। छोटी मोटर में तो ऐसा ही होता है, एक टर्न से भी काम चल जाता है, मतलब एक सिंगल कॉइल से भी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो मैंने आपको कोशिश करी है रियलिटी को बताने की कि किस तरह की चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट समझने के लिए, और इसका बड़े लेवल पे एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। कुछ ऐसा ही हमारे फ़ैन के अंदर होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ़ैन होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। देखो वापस पीछे लेके चलता हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, वर्किंग प्रिंसिपल लिख लिया, ये डायग्राम सिर्फ देख लिए हम लोगों ने, अच्छे से हमें क्लियर हो गई बात। ये दोनों अपने इलस्ट्रेशन समझ लिए किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं अब कंस्ट्रक्शन पे फाइनली। अब कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लगा हुआ है, एक बार पीछे जाके देखो वापस। सर कंस्ट्रक्शन में अगर बात करें तो एक तो हमारी फील्ड मैग्नेट्स हैं, ये मैग्नेट लगी हुई हैं। एक हमारी रोटेटिंग कॉइल है जिसको हम आर्मेचर कॉइल बोलते हैं। हमारे कार्बन ब्रशेज़ लगे हुए हैं। हमारी जो है ये स्प्लिट रिंग्स यानी कॉम्यूटेटर लगा हुआ है, और बैटरी तो ऑब्वियस सी बातें होती है। तो ये मेन कंपोनेंट्स हैं, मैंने यही लिखे हुए हैं सारे के सारे। देख लीजिए कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिक मोटर में सबसे पहले आर्मेचर कॉइल। सबसे पहली बात आर्मेचर कॉइल, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर शेप्ड कॉइल मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, है ना, वो वार्निश हुए कॉपर वायर होंगे ताकि आपस में टच भी हो जाएं तो कोई फर्क ना पड़े। इसके बाद फील्ड मैग्नेट्स, देयर आर 2 पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स। देखो परमानेंट है या इलेक्ट्रो है, वही बात है, डिपेंड करेगा। बहुत बड़े लेवल की मोटर है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट काम आएगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म चाहिए, और अगर छोटी मोटर है, बहुत ज़्यादा बड़ी मोटर नहीं है, तो वहाँ पे परमानेंट मैग्नेट से भी काम चल जाता है हमारा। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं परमानेंट को और इलेक्ट्रोमैग्नेट को। तो ये 2 हमारे पास परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं विच प्रोड्यूसेस वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और जो आर्मेचर कॉइल है ना, आर्मेचर कॉइल प्लेस्ड बिटवीन दीज 2 मैग्नेट्स। तो देखो जो कुछ डायग्राम में है वही सब बस लिखना होता है, कितना आसान सा है। फील्ड मैग्नेट्स है या नहीं है, और इसके बीच में आपकी आर्मेचर कॉइल रखी हुई है ना। ठीक है,
चलिए, फिर आती है बात कम्यूटेटर की। ये कम्यूटेटर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। क्या है कम्यूटेटर? ए डिवाइस दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड कम्यूटेटर। एक ऐसी डिवाइस जो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देती है, दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट, उसको बोलते हैं कम्यूटेटर। आप जब वर्किंग पढ़ाऊंगा आप देखोगे कि इस कम्यूटेटर की वजह से, मतलब देखो ऐसे देखोगे कि इस कम्यूटेटर की वजह से अगर पहले करंट ऐसे फ्लो हो रही थी इस कॉइल के अंदर, तो अब करंट कैसे फ्लो होगी, अब इस वाले पार्ट में करंट ऐसे फ्लो होगी, यानी करंट की डायरेक्शन ना चेंज हो जाएगी। कि जैसे सपोज़ ये मेरे पास ए वाला पार्ट है, मैं थोड़ा इसको कलर चेंज करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास ए वाला पार्ट है, ये मेरा बी वाला पार्ट है, ये मेरा सी वाला पार्ट है, ये मेरा डी वाला पार्ट है। तो अगर मैं ये मानूं कि पहले करंट ए से बी की तरफ फ्लो हो रही थी, फिर ये ऐसे घूम के सी से डी की तरफ जाएगी, तो आधे चक्कर के बाद करंट जो ए से बी की तरफ जा रही थी, तो आप देखोगे कि वो बी से ए की तरफ जाने लगी, और जो करंट सी से डी की तरफ जा रही थी वो डी से सी की तरफ जाने लगी। यानी कॉइल के इंटरनल में करंट की डायरेक्शन चेंज होती हुई तुम्हें नज़र आएगी, आपको दिखाऊंगा। वो कम्यूटेटर की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ कम्यूटेटर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर में कम्यूटेटर क्या कर रहा होता है? ये कम्यूटेटर, देखो कम्यूटेटर डीसी डिवाइस में मिलेगा आपको, चाहे वो डीसी मोटर हो उसमें भी मिलेगा, चाहे वो डीसी जनरेटर हो उसमें भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। यानी डीसी डिवाइस होगी तो कम्यूटेटर ज़रूर होगा, चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो, ठीक है। अच्छा, इन इलेक्ट्रिक मोटर द स्प्लिट रिंग एक्ट एज द कम्यूटेटर। तो मोटर के अंदर क्या चीज़ कम्यूटेटर का वर्क करती है? हमारी जो स्प्लिट रिंग्स होती हैं वो कम्यूटेटर का वर्क करती है। हमने देख ली दोनों स्प्लिट रिंग्स। दीज सेमी सर्कुलर रिंग्स, ऐसी तो होती हैं आधी आधी टूटी हुई सेमी सर्कुलर होती है ना, आधी ये है आधी ये है, इस तरह से होती है। दीज सेमी सर्कुलर रिंग्स आर माउंटेड ऑन द शाफ्ट ऑफ द मोटर एंड रोटेट विद इट। मोटर की शाफ्ट के ऊपर देखो ऐसे, ये जो है ना, जो ये पाइप जा रहा है बीच में से, इसी के ऊपर बंधी हुई है ये दोनों की दोनों रिंग्स, और ये साथ साथ में रोटेट हो रही है, नहीं हो रही है? जैसे जैसे कॉइल घूम रही है तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि सर हाँ स्प्लिट रिंग्स घूमती हैं, जबकि हमारे पास जो हमारे ब्रशेज़ होते हैं वो रोटेट नहीं करते हैं। ब्रशेज़ का काम क्या है? सिर्फ भैया ब्रशेज़ का काम है करंट को सप्लाई करना। अगर ब्रशेज़ भी घूमते साथ साथ में तो सारे तार उलझ जाते ना, ये भी, फिर ये वायर भी घूमते साथ में, सारे वायरिंग उलझ जाती और तार टूट जाते हैं तो ट्विस्ट होने के बाद, ठीक है। इसलिए थोड़ा ऐसा होता है। तो अभी 3 पार्ट समझ में आ रहे हैं। आर्मेचर कॉइल क्लियर हो गई, फील्ड मैग्नेट समझ में आ गई, कम्यूटेटर हमें क्लियर हो गया। कम्यूटेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक ऐसे डिवाइस विच रिवर्सेस दैट फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, उसे बोलते हैं। क्या चीज़ कम्यूटेटर का काम करती है? हमारी मोटर में स्प्लिट रिंग काम करती है। कम्यूटेटर कहीं और भी होता है क्या? हाँ, कम्यूटेटर डीसी डिवाइसेस में होता है, चाहे आप मोटर की बात कर लो चाहे आप जनरेटर की बात कर लो, क्योंकि हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो डीसी मोटर है, इसलिए कम्यूटेटर आ ही गया है यहाँ पे। अब क्या आया? कार्बन ब्रशेज। नाउ कार्बन ब्रशेज, देयर आर 2 कार्बन ब्रशेज अटैच्ड टू द स्प्लिट रिंग्स। हाँ, स्प्लिट रिंग्स अटैच होते हैं। दे आर यूज टू सप्लाई द करंट इन द कॉइल। वो कॉइल के अंदर करंट सप्लाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये डायग्राम बनाएंगे हम लोग अपनी कॉपी में, या एग्जाम में अगर इलेक्ट्रिक मोटर आता है तो ये डायग्राम बना के आओगे। बहुत ईजी सा है, 2 मैग्नेट्स बना लिए हैं, है ना। थोड़ा तिरछाई करके बनाना डायग्राम, बिल्कुल सीधा अजीब सा लगता है डायग्राम, जैसे थोड़ा तिरछा करके मैंने बनाया हुआ है ऐसी बनाइएगा। बीच में ये ABCD ये कॉइल हो गई, ये 2 स्प्लिट रिंग्स हो गई हमारी, ये ब्रशेज़ हो गए। मैंने यहाँ पे बैटरी लगा के स्विच लगा के करंट सप्लाई कर दी, तो करंट ऐसे जाएगी भाई प्लस के अकॉर्डिंग। फिलहाल मैंने जैसे घुमाई है करंट ऐसे जाएगी, आपकी मर्जी है, आप बैटरी उल्टा लगा लो, करंट ऐसे घुमा देना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई ध्यान रखना, बुक में हो सकता है करंट यूँ घुमा के दी हुई हो, डजेंट मैटर। फिलहाल मैंने करंट ऐसे घुमाई हुई है, ठीक है ना। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है मेरे लूप के अंदर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, यस और नो? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरे लूप में करंट जा रही है, ठीक है। ये बीच में मैंने वो एक्सेल दिखा दिया है ना, डॉट डॉट करके एक्सेल दिखा दिया, और ये रोटेशन दिखाया हुआ है। अच्छा, कॉइल अगर ऐसे रोटेट हो रही है तो आप इस फेस से देखो, अगर इस साइड से देख रहे हो, इस फ्रंट फेस से, तो सर कॉइल यूँ रोटेट हो रही है ना, यानी यूँ रोटेट हो रही है, ऐसे रोटेट हो रही है। तो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है ऐसा रोटेशन? तो सर ऐसे रोटेट अगर हो रही है कोई चीज़ तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। इस फेस से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा नज़र, और इस फेस से देखोगे तो क्लॉकवाइज नज़र आएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ कि ऐसे जो तुम्हें एरो नज़र आ रहा है ये ऐसे से घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इस साइड से देखने पे, और अगर उस फेस से देखा जाएगा तो क्लॉकवाइज नज़र आएगा, ठीक है। तो उसमें डाउट मत करना, मैंने नाम लिखे हुए हैं सारे, सब कुछ आपको लिखने होते हैं।
B1 वाले ब्रश से S1 अटैच है, B2 वाले ब्रश से S2 अटैच है, आधे राउंड के बाद S2 यहाँ आ जाएगा, S1 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये घूमती है ना साथ साथ में। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो इतना डायग्राम वगैरह ये सब कंस्ट्रक्शन का पार्ट हुआ जो मैंने तुम्हें समझाया। अब कैसे काम करेगा भाई, सब घूमेगा कैसे ये तो बता दो। कि आपने करंट फ्लो करा दी, आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो ये घूमा कैसे, रोटेट कैसे हुआ। हम थोड़ी ना रोटेट कराते हैं, हमारा काम तो बस करंट फ्लो करा देना होता है मैग्नेटिक फील्ड में रख के। तो ये घूम कैसे रहे हैं। अब आएगी बात वर्किंग की। नाउ देयर इज़ अ वर्किंग पार्ट, एग्जाम में आई हुई हैं, ये बड़े क्वेश्चंस में आएगा आपका 4 to 5 मार्क्स में, अगर प्रॉपर्ली सब कुछ पूछा जाएगा तो। वर्किंग की बात करें तो इनिशियली द प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, फ्लैट करके रखी हुई है। देखो हम लोग देखिए बात करें तो ऐसे बिल्कुल फ्लैट पैरेलल रखी हुई है। ठीक है, चलो। व्हेन द स्विच इज ऑन, ए करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन इट, स्विच ऑन करते करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। नाउ द रोटेशन साइकिल गेट्स कंप्लीटेड इन 2 पार्ट्स, अब इसका रोटेशन 2 पार्ट में पूरा होगा। फर्स्ट हाफ रोटेशन और फिर सेकेंड हाफ रोटेशन की बात करेंगे। अब ध्यान से देखना, मेरे पास डायग्राम भी आराम से बना दिखाऊंगा तुम्हें, दोनों हाफ रोटेशन के मैंने डायग्राम अलग अलग बना रखे हैं। फर्स्ट हाफ रोटेशन की अगर बात करें कि सर ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ रोटेशन ऑफ द कॉइल द करंट इन द आर्म ए बी ऑफ द कॉइल फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, दिखाऊंगा भी सारी चीज़ें। ए बी में करंट जा रही है ए से बी की तरफ, और अगर बात करें सी डी वाली ब्रांच में तो उसमें करंट जा रही है सी से डी की तरफ, ये दिखाऊंगा। यानी कि ए बी वाली ब्रांच में ए से बी की तरफ, सी डी वाली ब्रांच में सी से डी की तरफ। ठीक है, देखते हैं ज़रा। देखो ये डायग्राम मैंने बहुत सही से, ये डायग्राम फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ रोटेशन के कहीं नहीं मिलेंगे भाई। देखो ये वाला डायग्राम तो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन के अंदर आ गया, अब वर्किंग एक्सप्लेन करनी है ना, तो ज़रूरी है डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया जाए। नहीं तो बुक उठा के देख लो आप कोई सी भी, सिर्फ थ्योरी भर रखी है, इसके अलावा थ्योरी दे रखी है, वर्किंग इसलिए बच्चों को समझ में नहीं आती। मैंने वर्किंग के लिए भी डायग्राम बनाया है। तो फर्स्ट हाफ रोटेशन का डायग्राम हमारा ये रहा, सब कुछ वही सेटअप है, कुछ नहीं है, 2-4 चीज़ें नहीं आ रही हैं। B1 से S1 अटैच है, B2 से S2 अटैच है। हो क्या रहा है, ए बी वाली ब्रांच में करंट ए से बी की तरफ जा रही है, तुम्हें करंट का एरो नज़र आ रहा होगा। सी डी वाली ब्रांच में करंट सी से डी की तरफ जा रही है, तुम्हें एरो नज़र आ रहा होगा। मैंने यही लिखा हुआ है अभी तक, एक एक लाइन समझते रहिएगा, सब समझ में आएगा। करंट इन आर्म ए बी ए से बी की तरफ और सी डी में सी से डी की तरफ। ठीक है, इसमें ऊपर की तरफ करंट है ऐसे, इसमें नीचे की तरफ करंट, एक दूसरे के अपोजिट है ना। अब लगाओ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, लगाओ किस वाली ब्रांच पे, इस वाली ए बी वाली ब्रांच की बात कर रहा हूँ बस। ए बी वाली ब्रांच पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। सर कैसे लगाएं, करंट कहाँ की तरफ जा रही है, ए से बी की तरफ, यानी तुम्हारे से दूर की तरफ जा रही है, तो अपनी मिडिल फिंगर को सामने की तरफ रखिए। ठीक है, अपनी फॉर फिंगर को कैसे रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। सर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो अपनी फॉर फिंगर, उल्टे हाथ की बात कर रहे हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो फॉर फिंगर को रखिए इधर की तरफ, रखिए अभी हैंड टू हैंड साथ साथ में। फॉर फिंगर हमने इधर की तरफ रखी, ठीक है। मिडिल फिंगर आपको रखनी है ऐसे सामने की तरफ, तो अपने हाथ को थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही आप अपनी मिडिल फिंगर को अपने से दूर की तरफ यानी सामने की तरफ रखोगे करंट के डायरेक्शन में, आपकी फॉर फिंगर जो है वो इधर की तरफ आ रही होगी, तो आपका थंब नीचे आ रहा होगा साफ साफ। देख लो मैंने फोर्स को नीचे दिखाया हुआ है, ये आपको बहुत क्लियर एरो नज़र आ रहे होंगे लाइट पिंक कलर में। तो फोर्स के 2 एरो नज़र आ रहे हैं इस वायर ए बी पे लगने वाले। आपने ए बी वायर के लिए तो लगाया है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो ए बी वायर पे जब आपने रूल लगाया तो सर समझ में ये आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है हम लोगों को। हमने अपनी फॉर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग रख लिया। करंट इसमें ऊपर की तरफ जा रही है, ए से बी की तरफ सामने की तरफ जा रही है, तो करंट की डायरेक्शन यानी हमने मिडिल फिंगर को सामने की तरफ रख लिया, तो थंब हमारा नीचे आ रहा है, यानी इस ए बी वाली ब्रांच पर फोर्स नीचे लगेगा। तो अगर ए बी वाली ब्रांच पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा तो सी डी वाली ब्रांच पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। क्यों, करंट अपोजिट है ना दोनों में, तो फोर्स पलट दो बस। तो सी डी वाली ब्रांच पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक कॉपी लेके बैठो, उस कॉपी में आपके पास कॉपी इसी तरह की तो होती है कुछ कुछ गोल्स, मतलब आपके रेक्टेंगुलर शेप की कॉपी में ये वाली साइड पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इस वाली साइड पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो क्या ऐसे ही घूमेगी नहीं घूमेगी इस एरो के अकॉर्डिंग कॉपी आपकी? करके देखो, कॉपी की ऐसे रख लो जैसे कॉइल रखी हुई है, इस वाली साइड पे फोर्स नीचे की तरफ लगाओ, इस वाली साइड पे फोर्स ऊपर की तरफ लगाओ, तो एक तरह से रोटेशन ऐसा होना शुरू हो जाएगा ना, तो कॉपी घूमना शुरू हो जाएगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हुआ मेरा फर्स्ट हाफ रोटेशन। मैं पढ़ा देता हूँ पूरी कहानी इसकी आपको। देखो ये रहा आगे, तो करंट की बात किया था, ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो डायग्राम में दिख रहा है वही थ्योरी में है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल,
फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इस पे लगाया हम लोग। वी फाइंड दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म ए बी पुशेज इट डाउनवर्ड्स। हमने ये पाया कि आर्म ए बी पे जो फोर्स लग रहा है उसको डाउनवर्ड पुश कर रहा है, और सी डी पे जो फोर्स लग रहा है वो उसको अपवर्ड पुश कर रहा है। देख लो, ए बी पे जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है, सी डी पे जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ एरो आ रहे हैं। तो आप कॉपी को ऐसे रखिए, इस वाली साइड को जो आपकी आएगी उसको नीचे की तरफ दबाने की कोशिश कीजिए हाथ से, इस वाली साइड को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश कीजिए, तो आपको रोटेशन ऐसे नज़र आ जाएगा। तो ये होता है फर्स्ट हाफ रोटेशन में ऐसे। अब सोचो ज़रा, जब आपने इस कॉइल को घुमा दिया, घुमाने के बाद आधा चक्कर घुमा दिया, तो ए बी वाला पॉइंट इधर आ गए और सी डी इधर आ गए, इंटरचेंज हो गए। देखो ए बी, तो ये रहा ए बी, सर सी डी इंटरचेंज हो गए ना। ये लेफ्ट साइड में थे तो राइट साइड में आ गए, ये राइट साइड में थे तो लेफ्ट साइड में आ गए। आधा चक्कर पूरा हो चुका होगा, और जैसे ही आधा चक्कर पूरा हो गया तो S1 जाके B2 पे चिपक गया और S2 किस पे आ गया, B1 पे आ गया। ये ओरिएंटेशन बड़ा काम का है, एग्जामिनर यही चेक करेगा। S2 इस पे आ गया आधा चक्कर घुमा लेने के बाद, ठीक है। अभी आधे चक्कर के बाद शक्ल ऐसी हो गई। डायरेक्शन करंट की देखें, करंट तो हमारे पास ऐसी फ्लो होगी, बाहर से करंट फ्लो करवा रखी है। इस डायग्राम को अगर इससे कंपेयर करें, पहले करंट ए से बी की तरफ थी, अब करंट बी से ए की तरफ है। देख लो, पहले करंट सी से डी की तरफ थी, अब करंट डी से सी की तरफ है। क्या इंटरनली अगर इंडिविजुअल ब्रांच की बात करें तो करंट चेंज हो गई, डायरेक्शन पलट गई इंडिविजुअल ब्रांच में, कि सर ए बी ब्रांच में करंट ए से बी की तरफ थी, अब बी से ए की तरफ है। सी डी ब्रांच में करंट सी से डी की तरफ थी, अब डी से सी की तरफ है। ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि कॉम्यूटेटर यूज़ किया है, कॉम्यूटेटर ने अपनी पोजिशंस बदल ली हैं। इसकी स्प्लिट रिंग्स पहले जहाँ पे S1 B1 से जुड़ी हुई थी, अब वो S1 वाली रिंग B2 से कनेक्टेड है। घूम जाएंगी ना, मतलब ऐसे होगा। देखो ना, थोड़ा ध्यान लगाओ कि ऐसे हमारे पास ये है, S1 है, S2 है, कॉइल घूम रही है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, S1 नीचे आ जाएगी, S2 यूँ हो जाएगी ऊपर घूमते घूमते, फिर ऐसे S2 इधर आ जाएगी, S1 इधर आ जाएगी। देखो ना, आप इस चीज़ को कैसे घुमा रहे हो, आप इस चीज़ को ऐसे घुमा रहे हो उस डायरेक्शन में। तो S1 S2 ऐसे हैं, ऐसे घूम रही हैं, तो S1 नीचे S2 ऊपर ऐसे आया, फिर ये थोड़ा सा यूँ आएगी, ये थोड़ा नीचे आएगी, तो घूम गई ना। तो आधे चक्कर के बाद ये ओरिएंटेशन ऐसा बन जाएगा। और करंट की डायरेक्शन तुम्हें साफ साफ नज़र आ रही है, पलट गई। यहाँ पे B2A हो गई, जबकि पहले A2B थी। नाम की बात करूँ अगर, यहाँ पे पहले क्या थी, इस वाले में C2D थी, क्या हो गई, अब D2C हो गई है। तो सेकेंड हाफ रोटेशन की थ्योरी, पूरा सेकेंड हाफ का कहानी है। तो देख लो, लगातार आपकी कॉइल पहले भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी, अभी भी कॉइल एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। क्यों, इस वाली ब्रांच पे तो अभी भी फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इस वाली ब्रांच पे तो अभी भी फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। तो लगातार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता जाएगा। तो जब तक करंट फ्लो कराते रहोगे तब तक ये कॉइल लगातार घूमती जाएगी। ऐसे तो होता है, लाइट अगर चली जाती है तो एकदम से मोटर बंद हो जाती है ना, वो यही रीज़न है कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराना बंद कर दिया तो उन कॉइल के ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स लगना बंद हो गया, कॉइल ने घूमना बंद कर दिया। ठीक है, तो ये सेकंड हाफ रोटेशन की थ्योरी है, पूरी की पूरी इसको खुद से पढ़ोगे, सब कुछ लिखा हुआ है, जैसा जैसा डायग्राम में वैसा वैसा लिखा हुआ है। इसलिए ये डायग्राम आपको अपनी बुक्स में नहीं मिलेंगे, बना लेना, बहुत काम आएंगे समझने के लिए। क्योंकि भाई पता तो चलना चाहिए वर्किंग में, जो ये फोर्स थ्योरी में लिख के बता रहे हैं कि ए बी वाली ब्रांच पे नीचे की तरफ लगती है, सी डी में ऊपर की तरफ लगती है, तो ये कैसे लग रही है। तो ये जो डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग मेरी थ्योरी है। अगर मैं डायग्राम चेंज कर दूंगा ना तो थ्योरी भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। भाई क्या पता किसी बुक में ऐसा दे रखा हो कि सर आपने तो बैटरी ऐसे लगाई है तो आपकी करंट तो कॉइल में ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, तो इसके अकॉर्डिंग ऐसा ओरिएंटेशन बना। हो सकता है किसी ने बैटरी उल्टी लगा रखी है और उसने ऐसे करंट फ्लो करवा रखी हो, तो उसके नाम कुछ और हो सकते हैं, उसका ओरिएंटेशन कुछ और हो सकता है। ठीक है ना, तो फिलहाल जो डायग्राम तुम्हारे सामने है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट आपको इलस्ट्रेशन दे दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर अगर आती होगी तो मान के चलिए जनरेटर आप पढ़ चुके, जनरेटर में बहुत थोड़ा सा वेरिएशन आना है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ कॉपी पेस्ट आपको दिखाऊंगा जनरेटर में। एक तो लॉ चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ कर रहे हैं, जब जनरेटर पढ़ेंगे तो वहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज़ कर रहे होंगे। तो इसलिए डायग्राम कितने बने, 3 डायग्राम। कैसे, देख लो भाई, ये तो इसके कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, कंस्ट्रक्शन में दिखाया तुमने, वर्किंग समझाने के लिए तो बनाओगे नहीं बनाओगे। तो वर्किंग में थ्योरी वाला पार्ट ये है, अच्छे से पढ़ लो, शॉर्ट में भी लिख के आओगे ना थ्योरी को तब भी इतना इशू नहीं है। ठीक है, फिर भी मैंने काफ़ी कम कंटेंट लिखने की कोशिश करी है, अगर आप इसको भी शॉर्ट में कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये सब लाइन उड़ा सकते हो, एग्जाम में लिखोगे तो ज़रूरत नहीं है, वर्किंग में आते ही सीधा फर्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ रोटेशन और सेकेंड हाफ रोटेशन को बता देना है ना। बट अगर डायग्राम बना दोगे तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा कि हाँ बच्चे को कितनी क्लैरिटी से पता है।
तो यहाँ पे S1 S2, यहाँ पे S2 S1 चेंज हो गए, यहाँ साइड ABCD ऐसी थी तो AB उधर आ गई, CD इधर आ गई, ये भी इंटरचेंज हो गए। ठीक है, चलिए अब डायग्राम दिखाता हूँ कहाँ कहाँ मोटर यूज़ होते हैं। तुमने देखे भी नहीं होंगे, तुम्हें पता भी नहीं होगा कई जगह तो अच्छा यहाँ भी मोटर यूज़ होता है। आपका कूलर है घर में, कूलर के अंदर ऐसी बड़ी सी मोटर होती है जिस पे उसकी जो विंग होती है वो घूमती हैं, तो ये कूलर का मोटर है। ये यूजेस हैं, मैं तुम्हें डायग्राम में दिखाऊंगा सारे। हेडिंग तो आप डालोगे, डायग्राम तो बनाओगे नहीं ना, इतने सारे डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इनको पॉइंट्स बना बना के लिखोगे अपने आप से। मैं डायग्राम दिखाऊंगा, आप पॉइंट बना के लिखोगे। तो एक तो कूलर की मोटर में तुम्हें नज़र आ रहा है, ये जो कैसेट प्लेयर होता था, कैसेट होती थी ना, वो आपको दिखाई थी मैग्नेट के अंदर सॉन्ग रिकॉर्ड करने वाली, तो कैसेट को कैसेट प्लेयर में लगा के तभी तो प्ले करते थे। तो कैसेट प्लेयर के अंदर भी ये एक डीसी मोटर वर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ भी यूज़ हो रही है डीसी मोटर। और देखिए ये आपका एयर कंडीशनर का जो आपका आउटर वाला यूनिट होती है ना, बाहर वाली, उसके अंदर भी तो फ़ैन होता है, घूमता रहता है, जो सारे एयर को एग्जॉस्ट करता है, बाहर निकालता है, तो वहाँ पर भी मोटर होती है। एयर कंडीशनर की मोटर निकाल के लाए हैं। ये आपके फ्रिज का जो कंप्रेशर होता है पीछे, उस कंप्रेशर के अंदर मोटर होती है, तभी तो फ्रिज में कूलिंग होती है भाई, गैस तो पास होती है आपकी, जो भी गैस वहाँ पे भरते हैं वो, है ना। इसके अलावा वहाँ पे उस गैस वो प्रॉपर्ली वर्क करे, प्रॉपर्ली वो पंप हो पाए, उसके लिए एक मोटर चाहिए होती है। तो ये मोटर कहाँ होती है फ्रिज में, कंप्रेशर के अंदर होती है ये वाली मोटर। तो ये आपके रेफ्रिजरेटर की मोटर हो गई। इलेक्ट्रिक फ़ैन खुला हुआ आई थिंक काफ़ी बच्चों ने शायद देखा होगा, तो ये आपका जो सीलिंग फ़ैन होता है बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, बिल्कुल एज इट इज़ ही मोटर होती है सीलिंग फ़ैन के अंदर। तो कितनी सारे टर्न लगा रखे हैं, इतने सारे कॉपर वायर के टर्न है, एक ये कॉयल, दूसरी कॉयल, तीसरी कॉयल, ऐसे बहुत सारे टर्न्स होते हैं, है ना। साइड में आपके पास ये आपके जो स्प्लिट रिंग्स की तरह वर्क कर रहे हैं ये है, मैग्नेट भी इसी के नीचे वाले हिस्से में होती है, तो सब कुछ है, कॉमन सेटअप दिखाया हुआ है तुम्हें। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक मोटर की वाइंडिंग हो गई सारी की सारी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर हमारा यहाँ भी यूज़ हो गया इलेक्ट्रिक फ़ैन के अंदर। और देखिए ये एसी मोटर है, थोड़े बड़े बड़े मोटर आने स्टार्ट हो गए ना, तो ये एसी मोटर है, जो हैवी टास्क कुछ कर रहे होंगे तो वहाँ पे एसी मोटर यूज़ आएगा। ये हमारे घर में जो पंप होता है समरसेबल का, या नॉर्मल अगर हमारे पास मोटर है तो उसका जो पंप होता है पानी को खींचने वाला, पानी को ऊपर रेज करने वाला, तो ऐसा होता है। ये भी तो मोटर है पूरी की पूरी। इसकी देखो सबकी वर्किंग के अकॉर्डिंग इंटरनल कंस्ट्रक्शन में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। जैसे यहाँ पे पाइप को ज्वाइन करने का पॉइंट दे रखा है, भाई पाइप ज्वाइन करोगे नहीं करोगे, यहाँ पे एक इनलेट पाइप आएगा, फिर यहाँ से एक आउटलेट पाइप जाएगा, तो वो सब सिस्टम है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में फ़र्क होता है, बाकी इंटरनल वर्किंग है सबकी कॉमन। सबके अंदर मैग्नेट होती है, सबके अंदर कॉइल रोटेट करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी आपको सप्लाई करनी पड़ती है, तभी ऐसा होता है। थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर का फ़र्क है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ यूज़ कर रहे हो उस चीज़ को। तो देखो ये वाली इतनी सारी मोटर तुम्हें दिखा दी। और देखिए एस्केलेटर, आप लोगों ने एस्केलेटर देखे होंगे मॉल्स में, मेट्रो स्टेशंस पे, तो उसमें देखो एक तो आपके हैंड रेल वाली होती है, हैंड रेल घूमती रहती है भाई, जिस पे आप हाथ रखते हो तो वो भी तो साथ साथ चलती रहती है आपके साथ, ऊपर या नीचे की तरफ जहाँ भी जा रहे हो तुम। तो मान लो ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ, तो उसको घुमाने के लिए भी देखो एक व्हील लगा हुआ है इंटरनली। इसके अलावा जो स्टेयर्स होती है जिन पे तुम खड़े हो जाते हो और ये अपने आप ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव करने लगती हैं, भाई किसी एक डायरेक्शन में ओरिएंटेशन करा रखा होता है ना। ये वाला एस्केलेटर अगर ऐसे रोटेट करेगा तो आप ऊपर की तरफ जाओगे, और अगर ये एस्केलेटर ऐसे रोटेट करेगा तो आप नीचे की तरफ जाओगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर भी इंटरनली ये जो गियर व्हील्स होते हैं ये लगे हुए हैं, और ये है हमारी वो मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर जो उस पूरी बेल्ट को चला रही होती है। तो मुझे दिखाना था थोड़ा सा कि हाँ रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ होती है, कि भाई चीज़ें तो हमें पता है, हम लोग सब इनको देखे हुए हैं, आराम से हम लोगों ने यूज़ किया है, बट हाँ इंटरनली ये भी सब मोटर पे वर्क कर रही होती हैं, ये तुम्हें अब समझ में आ जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ थोड़ा बुक से हट के भी पढ़ा जाए, कि हाँ बुक में जो चीज़ है ठीक है अच्छा है, बट उससे कुछ अलग भी तो पता होना चाहिए, डे टू डे लाइफ में टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई है, और हम वही पुरानी घिसी पिटी चीज़ों को पढ़ते रहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है नई नई चीज़ें पढ़ना। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर मैंने तुम्हें दिखा दी कि अच्छा इस तरह की पूरी बेल्ट का ओरिएंटेशन होगा, सारा गियर सिस्टम जुड़ा हुआ होता है, इसके घूमने की वजह से ये सब कुछ ऑपरेट हो रहा है इंटरनली। ठीक है बच्चों, चलिए ये बात तुम्हें समझ में आई। और लिफ्ट, ये तो एस्केलेटर है, लिफ्ट को क्या बोलते हैं रियलिटी में, एलिवेटर बोलते हैं। देखो एलिवेटर के अंदर तो 8-10 लोग, छोटे एलिवेटर भी होते हैं, बड़े एलिवेटर भी होते हैं, 12-12, 15-15 लोग भी चले जाते हैं। ऐसा भी होता है कुछ लिफ्ट के अंदर कि अगर वेट ज़्यादा हो गया तो लिफ्ट मूव ही नहीं होगी, वहाँ पे ऐसा कंट्रोल यूनिट लगाई हुई होती है कि अगर वज़न ज़्यादा हो गया लिफ्ट में तो लिफ्ट चलेगी ही नहीं, तो एक बंदे को बाहर रुकना पड़ेगा। खैर, तो इस तरह की वो इतनी हैवी मोटर होती है, वो बड़ा सा व्हील है जिसके ऊपर वो केबल नीचे की तरफ, देखो नीचे होल हुए हुए हैं, ये केबल नीचे की तरफ जा रही होंगी और उस चीज़ को ऑपरेट कर रही होगी। तो एलिवेटर वाले केस में ये एक नॉर्मल सी प्रैक्टिकल मोटर तुम्हें दिखाई हुई है।
तो थोड़ा रियलिटी पता लगेगी, थोड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में कि इलेक्ट्रिक मोटर हम तो बहुत सिंपल वाली पढ़ रहे हैं। तुम मान के चलना कि ऐसा नहीं कि तुमने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ ली, तुमने पहाड़ तोड़ दिया बहुत बड़ा। तुम बिल्कुल ABCD पढ़ रहे हो अभी इलेक्ट्रिक मोटर की, बिल्कुल ABCD। तुम एक ऐसी मोटर पढ़ रहे हो जो खिलौनों में यूज़ होती है, छोटे छोटे वाली मोटर, टॉयज़ में यूज़ होने वाले DC मोटर पढ़ रहे हो तुम। धीरे धीरे चीज़ें जब बढ़ती चली जाती हैं तो ये मशीनों के बारे में कहाँ पढ़ाया जाता है, तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो होती है, दो होती हैं अलग अलग, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, एक इलेक्ट्रिकल होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर मशीन डिज़ाइन का सब्जेक्ट होता है, तो वहाँ पे इनके बारे में बच्चे ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है यहाँ, ये इंपॉर्टेंट सा। व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ कमर्शियल मोटर? कमर्शियल मतलब जो बड़े लेवल पे यूज़ की जाती है, बड़ी बड़ी जो मोटर्स होती हैं जो हम लोग बिजनेस पर्पज़ से यूज़ करते हैं, वहाँ पे क्या स्पेशल फीचर होते हैं? अब देखो, कमर्शियल मोटर है, बड़ी बड़ी मोटर हैं, तो परमानेंट मैग्नेट तो काम आएगी नहीं, वो तो इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म बनाती नहीं है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, कॉपर वायर की जो टर्न्स होती हैं, ज़्यादा कॉइल, कॉपर की ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स वाली कॉइल हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट तो यूज़ करनी है, उनको पावरफुल बनाने के लिए वो बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटिज्म क्रिएट करें, तो हम वहाँ पे सॉफ्ट आयरन की रॉड भी यूज़ करते हैं उन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को डिज़ाइन करने के लिए। तो कमर्शियल मोटर के स्पेशल फीचर पता होने चाहिए। कमर्शियल मोटर में और सिंपल मोटर में ये फ़र्क होता है कि जो हमारी सिंपल मोटर होती है, छोटी मोटी मोटर, उनके अंदर तो परमानेंट मैग्नेट यूज़ होती है। कमर्शियल मोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं, और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसमें सॉफ्ट आयरन की कोर भी रखी जाती है, और नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं कॉपर कॉइल के, वो काफ़ी लार्ज नंबर में लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ये होमवर्क के क्वेश्चन आ गए, NCERT के हैं। देखो, स्प्लिट रिंग का फंक्शन यानी कम्यूटेटर का फंक्शन तुमसे पूछ लिया, खुद से आंसर करिएगा ज़रा लिख के। अब बच्चों ध्यान रखना, डायग्राम नोटबुक में जो दिए हैं ना वो ज़रूर बना लेना। डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर डायग्राम ख़राब है ना, टेक्स्ट कितना भी अच्छा लिखा हुआ और टीचर उसको कट करके आगे बढ़ जाएगा। इसलिए डायग्राम बड़ा ज़रूरी है कि बहुत सही क्लैरिटी के साथ बने और लेबल डायग्राम बने, आपके नाम लिखे हुए हों वहाँ पे सब जगह पे। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, दोनों के दोनों अटेम्प्ट मैंने पढ़ा दिया है, अब आप आराम से कर पाओगे इन दोनों को। एक छोटा सा MCQ है कमर्शियल मोटर के ऊपर बेस्ड, मैंने अभी भी पढ़ाया है उस टॉपिक को, तो इसके ऊपर MCQ है, इसको अटेम्प्ट करिएगा। तो बच्चों यहाँ तक जाके हमारा इलेक्ट्रिक मोटर वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया, और हम लोगों ने एक तरह से ऐसे मान लो कि इस चैप्टर का ना आधा हिस्सा पढ़ लिया। ऑलमोस्ट 50% पार्ट ये चैप्टर का कंप्लीट हो गया है, 50% बाकी है, जहाँ पे एक नई स्टोरी आएगी, जहाँ पे हम लोग EMI के बारे में पढ़ेंगे। वो EMI वो वाली नहीं है कि आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट होती है। EMI स्टैंड्स फॉर हेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसने पूरी दुनिया को आज बदल के रख दिया, जिसकी वजह से आज जनरेटर दुनिया यूज़ कर पाती है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो पाया। जिस बंदे ने डिस्कवर किया था ना जनरेटर को, उसका पहले लोगों ने मजाक उड़ाया था कि क्या बेवकूफ़ी वाले काम करते रहते हो, कुछ नहीं होने वाला इससे। और जब उसने बनाया प्रैक्टिकली, हाँ वो चीज़ दिखाई, तो लोगों की बोलती बंद हो गई कि भाई बंदे ने क्या चीज़ बना के दिखाई है। तो इस तरह की चीज़ें, इन्वेंशंस बहुत हुए हैं हिस्ट्री में, नाम बताऊँगा उसका जब मैं EMI पढ़ाऊँगा कौन था वो पर्सन। ठीक है, तो अब तक